गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी अर्तिका रहती है और ईरा रहते हैं, वो दोनों अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे रहते हैं। तो वो हैदराबाद में बहुत सारी जगह घूमने जाते हैं। जैसे कि वो सबसे पहले अगर घूमने जाते हैं तो म्यूज़ियम जाते हैं। म्यूज़ियम के बाद वो चार मीनार जाते हैं। चार मीनार के बाद वो चाव महल जाते हैं, जो निज़ाम का खुद का महल रहता है। वो सारी जगह वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे रहते हैं, घूम रहे रहते हैं। और निज़ाम का पूरा पैलेस घूमते घूमते अद्रिका और ईरा दोनों थक जाते हैं। लेकिन ईरा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है, क्योंकि उसके जो लेग्स होते हैं वो चल चल के पेन हो जाते हैं। तो इसलिए वो सहारा लेती है अद्रिका की व्हील चेयर पर बैठते हुए। फिर ये लोग होटल में आते हैं, जहाँ पर जो अद्रिका होती है वो ईरा को सब कुछ बताती है और बताकर बोलती है कि आप एक काम करो, इस पे अपना पैर रखो और आराम से लेट जाओ। गरम वाटर पे सॉल्ट डाल के वो पैर रखवाती है। अब उसके आगे थोड़ी देर तक वो रखने के बाद जो ईरा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होती है, उसको ना नींद सी आने लग जाती है। तभी अद्रिका वहाँ पर अपनी व्हील चेयर के थ्रू उसके पास जाती है और उसके लेग्स को बाहर निकालती है, इससे बकेट से बाहर निकालती है और उसे वाइप आउट करने लगती है। वाइप आउट करने के बाद वो हाथ में एक ऑयल लेकर आई रहती है। वो रिलीविंग ऑयल रहता है, जो थोड़े से मेडिसिन वगैरह इन सब से बना रहता है। फिर वो ऑयल लेती है और उसके पूरे के पूरे जो लेग पर होता है उस पर मसाज करने लग जाती है। काफ़ी डीपली तरीके से मसाज कर रही रहती है। तभी ईरा कहती है, प्लीज़ तुम ये सब मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं तुमसे काम कर रहा हूँ। और वैसे भी तुम भी खुद थक गई होगी। इवन तुम्हारा तो ट्रीटमेंट चल रहा है, तुम्हें तो लेग्स में ऑलरेडी इतना पेन होता है, फिर भी तुम मेरे साथ घूम रही हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तभी अद्रिका कहती है कि हाँ, मैं घूम तो रही हूँ तुम्हारे साथ और ये भी बहुत बड़ी बात है। बट हालांकि सच बात तो ये है कि मैं व्हील चेयर पे घूम रही हूँ, तो मेरे को चलना नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, तुम्हें पैरों से चलना पड़ रहा है, इसलिए तुम्हें दुख रहा है। तो लाओ ईरा, जस्ट गिव इट टू मी योर लेग्स, मैं पेन सही करती हूँ। और वो वहाँ से बहुत प्यार से उसको मसाज करने लग जाती है। धीरे धीरे उसके जो पैरों का पीछे का जो पिडली बोलते हैं ना अपन, उसे बहुत प्यार से मसाज करती है। तभी ईरा कहती है, वाओ, इट्स लेग मसाज, ये काफ़ी काफ़ी रिलीविंग मसाज है, थैंक यू, आई एम फीलिंग सो गुड। और फिर वो फुट मसाज भी वहाँ पर कर रही रहती है। फुट मसाज करती है, उसके जो फुट्स के रहते हैं, जो उसका नीचे का पैर का फुट रहता है, उसको बहुत पेन हो रहा रहता है, वो उसे बहुत अच्छे से मसाज कर रही रहती है। ये लोग ना बाथरूम में बैठ के ही मसाज कर रहे रहते हैं, क्योंकि वो एक स्टूल पे बैठी रहती है और यहाँ पर ईरा व्हील चेयर पे अपने लैप के ऊपर उसका लेग रख के पूरी तरीके से मसाज कर रही रहती है। करीब 10-15 मिनट तक मसाज करने के बाद ईरा कहती, वाह वाह वाह, अब अगर तुम चलने के लिए बोलोगे तो मैं चल सकती हूँ। तभी अद्रिका कहती है, तो फिर चले। तो कहती है कि कहाँ चलना है? तो कहती है, हम जब से रूम पर आए हैं, हम रूम पर ही खाना मंगा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा टाइम बाहर जाएं। यहाँ पर नीचे रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है एंड आई थिंक यहाँ पर आज शाम को डीजे पार्टी है, तो हमें डीजे पार्टी चलनी चाहिए। तो तभी ईरा पास आके बोलती, डू यू लाइक डीजे पार्टी? तो कहती है, ओह यू आर आस्किंग मी। एक टाइम था जहाँ पे आई एम द स्पॉटलाइट ऑफ डीजे पार्टी। मैं शान हुआ करती थी डीजे पार्टी की। कोई भी डीजे पार्टी मेरे बिना स्टार्ट ही नहीं होती थी। अच्छा, तुम्हें मेरा फार्म हाउस देखा है ना? तो कहती हाँ। तो वहाँ पर जो पूल है ना, वहाँ पे हम पूल डीजे पार्टी चलती थी और मैं इतना डांस करती थी, मतलब सब कुछ था। और वो टाइम ही कुछ और था, जहाँ पर मेरे एंटर होने से गाने चेंज होते थे और मैंने बहुत मस्ती करी। हालांकि अब मैं थोड़ा व्हील चेयर में आ चुकी हूँ, तो ये सब चीज़ें अब हट चुकी है। अब ये सब मेरे बस का कुछ है नहीं और मुझे अब कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और चीज़ें शायद बोलते हैं ना, कर्मास हिट अप वेरी बैडली। मैंने शायद कुछ अच्छे कर्म नहीं करे होंगे, इस वजह से मुझसे मेरे लाइक छीन लिए गए। तो तवीरा कहती, स्टॉप इट यार, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे लेग तुम्हें 2 दिन के बाद वापस मिल रहे हैं। तो तुम्हारे अच्छे कर्मास और प्लस बैड कर्मास की थ्योरी तो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ हर चीज़ अच्छी होती है एंड दिस इज़ अ लाइफ। ओके, हर्डल्स आते ही रहते हैं, ईरा कहती है। तो अदिका कहती है, ओ अब ईरा फिलॉसफी वाली हो गई है। तो कहती है, नहीं नहीं, चलो तुम्हें नीचे चलना है तो हम पक्का जाएंगे, बट
हम इस कपड़ों में नहीं जाएंगे, अगर डीजे पार्टी है तो फिर कपड़े भी चेंज होने चाहिए। तो वो कहते हैं कि हाँ तुम चेंज कर लो, मैं तो इसी पार्टी में जाऊंगी, वैसे भी मुझे कौन सा डांस करना है। तभी हीरा कहते कम ऑन, तुम स्पॉटलाइट हुआ करती थी और स्पॉटलाइट वाली लड़कियों को अच्छे से कपड़े पहनने का अलाव रहता है, ऐसे कपड़े थोड़ी ना पहन के वो जाएंगी। तभी वो कहती है अरे मैंने तुम्हें स्पॉटलाइट के लिए बोला था, लेकिन तब जब मैं डांस करती थी, नाउ अब मैं डांस वांस तो नहीं कर पाती हूँ। तो कहती कम ऑन, ओके मैं तुम्हारे लिए ड्रेस निकाल रही हूँ और तुम वही पहनना। थोड़ी देर में वो जाती है तो वो देखती है कि ईना ने अद्विका ने अपने सारे फॉर्मल्स टाइप के क्लॉथ्स रखे रहते, कुछ भी पार्टी वेयर क्लॉथ्स नहीं रखे रहते हैं। फिर वो अपने पास जाती है तो वहाँ पे उसे पार्टी वेयर क्लॉथ्स उसने एक या दो तो रखे ही थे, क्योंकि ईरा को ये पता था कि अगर वो अतरिका के साथ अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती है तो उसे ये पता था कि उसे कहीं डीजे वीजे पार्टी या पब वब में जाना है, क्योंकि उसे तानिया ने कहा था कि हैदराबाद की पब लाइफ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि तानिया जो थी उसकी दोस्त वो ऑलरेडी घूम के आ चुकी थी। तो यहाँ पर जो ईरा रहती है वो अपने बैग से दोनों ड्रेसेस निकालती है और कहती है एक ड्रेस मैं पहन लेती हूँ, एक तुम पहन लो। तभी वो कहती है तुम ड्रेसेस भी लेकर आई हो? तो कहती है कि हाँ मैं यहाँ पर पूरे प्लान से आई हूँ। तभी अद्विका उसके पास जाकर बोलती है पूरे प्लान से या हनीमून के प्लान से? तो वो कहती है मिनी हनीमून, क्योंकि इस हनीमून में मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना वो फुल रेडी नहीं है ना, जब वो फुल रेडी होगी तो, क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सालसा करना चाहती हूँ और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को की बाहों में आना चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे लिफ्ट करे। तभी अद्विका हंसते हुए बोलती है आज सुबह से मैं ही तुम्हें लिफ्ट कर रही थी, तुम्हें याद है ना, तुम्हें व्हील चेयर पे बिठा बिठा के लिफ्ट किया। तो कहती वैसा नहीं वैसे वाला। तभी अद्विका कहती है होप सच्ची है, बट अगर ये होप टूटती है ना तो बहुत पेन होता है एंड आई डोंट वांट कि तुम्हें पेन हो, मुझे होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहती कम ऑन, ओके चलो चलो। थोड़ी देर के बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। 10 मिनट में वो दोनों रेडी होते हैं, जिसमें अद्विका को रेडी करते टाइम ईरा उसे पूरी हेल्प करती है, व्हील चेयर से उठाती है, चेंज करवाती है, पूरे ये दोनों रेडी हो जाते हैं। दोनों नीचे की तरफ जाते हैं। नीचे की तरफ जाने के बाद पार्टी का नज़ारा ही कुछ और रहता है, क्योंकि ये हैदराबाद की पार्टी थी यार। हैदराबाद में डीजे पार्टीज इतने जोरों शोरों से लाउड म्यूजिक्स वगैरह सब चल रही रहती है। वहाँ पर एंट्री पास रहते हैं, जिस एंट्री पास में हर चीज़ अलाउ रहता है, मीन्स लाइक आप वहाँ का एंट्री पास दो तो उसके बाद आपका ड्रिंकिंग प्लस खाना पीना सब कुछ अलाउ रहता है। तो अद्विका उसे पे कर देती है। तभी ईरा उससे पूछती है हाउ मच ऑफ दैट? तो वो कहती कम ऑन, तुम पैसे वैसे मत देखो, तुम चलो चुपचाप। और फिर वो लोग वहाँ पर उस पब में, मतलब वो जो डिस्को डीजे पार्टी का जो पब होता है वहाँ पर जाके अंदर जाते। जैसे ही अंदर जाते पार्टीज की शान बान चल रही थी। तभी वहाँ से वेटर आता है, बोलता है कि मैम व्हाट यू लाइक टू ड्रिंक? तो तभी वो कहते हैं नो ड्रिंकिंग्स, आप कुछ खाने के लिए ले आइए, स्टार्टर्स वगैरह लाइए, मशरूम स्टार्टर्स लाइए, पनीर स्टार्टर्स लाइए एंड चिकन स्टार्टर्स, ये सब लाइए अभी, एंड देन आई विल ऑर्डर समथिंग। तो कहती है ओके एंड मैम ड्रिंक आप कुछ भी नहीं लेंगे? तो तब यहाँ से ईरा कहती है अद्विका मैंने कभी ड्रिंक नहीं करी है। तो कहती है तुमने कभी ड्रिंक नहीं करी है तो फिर ये गलत है ना, मत करो। तो कहती है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो वो कहती है नो। तो वो कहती है और तभी अद्विका कहती है कि मैं भी ड्रिंक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बिकॉज मैं मेडिसिन ले रही हूँ तो उसमें ड्रिंक करना सही नहीं रहेगा। एक काम करो आप 2 मॉकटेल्स लाइए और मॉकटेल्स ला के रख दीजिए। तो कहते हैं ओके। थोड़ी देर में वहाँ से बंदा जाता है, मॉकटेल्स ला के रख देता है और यहाँ पर अद्विका वगैरह वो सब कर रहे थे। तो आगे जाकर जो ईरा रहती है उसे डांस करने का बहुत शौक होता है, तो अद्विका उसे बोलती है कि तुम जाओ डांस कर लो। तो वो डांस करते टाइम थोड़ी शर्मा रही रहती है। तभी ईरा जो होती है वो मतलब उसे इतना शाय लग रहा रहता है कि वो कैसे डांस करेगी, क्योंकि वो ये लाइफ में कभी नहीं गई है। तो अद्विका उसका हाथ पकड़ती है और उसे लेकर जाती है आगे, और वहाँ पर अद्विका भी डांस कर रही रहती है। वो व्हील चेयर पे बैठ के मतलब अपने हाथों से डांस कर रही रहती है। और ईरा वहाँ पे ये देखकर कि यार अद्विका इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है तो मुझे भी करना चाहिए। तो वो दोनों डांस कर रहे रहते हैं। डांस करते करते थोड़ी टाइम के बाद वो जब रिटर्न आते हैं तो रिटर्न आने के बाद
जो ईरा होती है वो वो बोलती है मुझे बहुत भूख लग रही है। तो अद्विका कहती है कि हाँ ये मॉकटेल्स वगैरह वो अपने टेबल्स में रिटर्न आते हैं। जैसे वो टेबल्स में रिटर्न आते हैं वो मॉकटेल्स वगैरह ये सब पीने लग जाते हैं और खाना खाने लग जाते हैं। खाते पीते टाइम थोड़ी देर के बाद जो अद्विका होती है वो ईरा को नोटिस करती है। तो ईरा ना थोड़ा सा अलग बिहेव करने लगती है और वो एकदम से पूरी मॉकटेल पी लेती है और फटाफट खाती है। फिर वहाँ से ना रेड वेलवेट केक मंगाया जाता है, वो भी वो खा लेती है, स्वीट खा लेती है। और ये देखकर वो थोड़ा सा अद्विका को अजीब सा लग रहा रहता है और अद्विका के बिना बोले ईरा फटाक से डांस फ्लोर पे जाती है और बहुत डांस कर रही रहती है। जो वो गिलास रहता है उस गिलास पे अद्विका को थोड़ा डाउट होता है कि ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है जैसे ये ड्रंक है। तो वो लेती है और उसको थोड़ा सा स्मेल आउट करती है तो उसे पता चलता है कि इसमें हल्का सा नहीं वोडका ज़्यादा मिला है। वोडका जब मॉकटेल्स के साथ मिलता है तो वो बहुत अलग ही शॉट पे वर्क करता है। तो वो उसे वहाँ के वेटर को बुलाती है, मैंने आपको सिंपल मॉकटेल बोली थी, आपने इसमें अल्कोहल क्या है? तो कहते नो मैम हमने कोई अल्कोहल नहीं। फिर वो पूरे मैनेजर को बुलाते हैं, बोलते कि इसमें वोडका का स्वाद आ रहा है एंड ट्रस्ट मी आई विल सू यू ऑल गाइस अगर मैं ऐसा कुछ हुआ। तो कहते हैं मैम ऐसा नहीं हुआ। तो फिर वहाँ मैनेजर भी आता है, मैनेजर बोलता है नहीं सर मैंने देखा है, आप चाहो तो सीसीटीवी कैमरा पे भी देख सकते हो, मैंने तो मॉकटेल ही बनाई है उसमें कुछ नहीं डाला है। तो वो कहती है कि मैं तभी वहाँ का जो मैनेजर होता है वो कहता है कि मैम ऐसा नहीं हो सकता, आपके इंस्ट्रक्शंस के बिना ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि तो क्या मैंने यहाँ पे मॉकटेल डाली है? मेरी तो ऑलरेडी यहाँ पे मॉकटेल्स बची है, मैंने तो अभी तक पी भी नहीं है, आप इसको स्मेल आउट करो, इसमें भी वोडका की स्मेल आ रही है। तो कहते हैं कि हाँ मैम। तो कहते हैं कि अब बताओ। तो वो कहते हैं मैम मुझे नहीं पता। तो वो सर वहाँ का जो मैनेजर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी अद्विका बोलती है कि तुम लोग अपना ये शॉर्ट आउट करो जो भी तुम्हारा इशू है एंड साइड में हटिए, मेरी फ्रेंड को देखने जाना है मुझे। तो वहाँ से वो जाती है तो हीरा जो होती है उसको चढ़ जाती है और वो बहुत भयंकर तरीके से डांस कर रही रहती है। डांस करते करते वहाँ पर 2-3 लड़के जो होते हैं वो उसे उसके करीब आके उसके साथ डांस करने की कोशिश कर रहे रहते हैं। और हालांकि उसने बहुत सेक्सी सा वन पीस पहना रहता है, ऊपर से स्लीवलेस रहता है और नीचे से शॉर्ट्स भी रहता है। और बहुत और जो अद्विका रहती है उसने जो वो पहना रहता है वो पूरा लॉन्ग रहता है। तो हालांकि ये ड्रेस जो लॉन्ग थी वो ईरा अपने लिए पहनना चाहती थी, पर उसे पता था कि अद्विका के लेग्स की वजह से वो उसे लॉन्ग दे देती है वो कवर करने के लिए। थोड़ी देर के बाद अद्विका वहाँ जाती है और ईरा को एकदम से खींचती है और अपनी व्हील चेयर पर बिठाती है और बोलती है कि क्या कर रही हो तुम, चलो यहाँ से। तो वो कहती है नो बेबी इट्स जस्ट अ पार्टी टाइम, आई वॉन्ट टू पार्टी एट ऑल। एंड बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे पता नहीं था कि ये लाइफ इस तरीके से होती है, दिस इज़ अमेजिंग। और ऐसे करके वो डांस करना स्टार्ट कर देती है। तभी यहाँ से जो हमारा वहाँ पे एक लड़का रहता है वो कहता बेबी जस्ट कम यहाँ डांस करो ना, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ, करो करो करो। और ऐसे करके उसके पीछे पड़ जाता है। तभी अद्विका ये सब दिखती है और अद्विका एकदम से अपनी व्हील चेयर का थोड़ा सा जो भाग रहता है उसके वहाँ पर ना एक मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि साइड का स्टैंड होता है, वो थोड़ा सा वो एकदम से अपनी व्हील चेयर को टर्न करते हो उस स्टैंड से उसके लेग पे मारती है और वहाँ पे दूसरे लड़के होते हैं उस लेग पे मारती है और वहाँ से ईरा को अपनी व्हील चेयर पर बिठा के आगे लेके जाती है। जैसे वो वहाँ पर आगे लेके जाती है लड़के लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो उसके पीछे भागते हैं। तभी वहाँ पर जो बाउंसर्स होते हैं प्रोटेक्शंस के लिए वो रहते हैं और वो आकर बोलते हैं कि मैम एनीथिंग इज़ फाइन। तो कहते हैं कि प्लीज़ हेल्प। थोड़ी देर में मैनेजर आता है, बोलता है सॉरी मैम बट सच्ची में इन लोगों ने कुछ नहीं मिलाया था, ये देखिए फुटेज में वो देखते हैं कि ये वही लड़के हैं जिन्होंने जब डांस करते टाइम इनकी ड्रिंक को स्पाई कर दिया था, मतलब दोनों की ड्रिंक में वोडका डाल दिया था। तो वो कहती है कि थैंक यू हम निकल रहे हैं। थोड़ी देर में वो लोग वहाँ से अपनी होटल्स के मतलब होटल के नीचे ही ये पब रहता है ना, तो वो लोग थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और वो जो लड़के रहते हैं ना वो भी बहुत हरामी रहते हैं, वो भी इजीली ऐसे अपनी बाहर निकलते तो बाउंसर्स उनको रोक देते हैं। तो वो बाउंसर्स को साइड में बोल के बोलते हैं अब हम अपने रूम पे जा रहे हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं तो एकदम से बाहर आते हैं और बोलते क्या है ये बदतमीजी,
हाँ तुम्हारी फ्रेंड हमारे साथ खुद डांस कर रही थी तो तुमने मारा कि नहीं? तो वो कहती है कि शट अप, यहाँ से जाओ, साइड से साइड हटो। तो वो कहती है कि तुम्हारी फ्रेंड, तो वो कहती है हाँ मुझे डांस करना है ना। ईरा एकदम से बोलती है, अतिका बोलती है चुप हो जाओ, चुपचाप यहाँ बैठो मेरे गोद पे। और वो उसे अपनी व्हील चेयर की गोद पे बिठा दी रहती है। तो कहती है कि तुम इसे बचाओगी, खुद तो व्हील चेयर में हो, खुद तो हैंडीकैप्ड हो, तुम क्या बचाओगी? तभी वो पीछे से अपनी जो उसकी जो व्हील चेयर रहती है उसके पीछे एक उसने ना हमेशा से सेफ्टी बॉक्स टाइप का, मतलब उसने एक अलग सा रखा रहता है, वो वहाँ से निकालती है। एक छोटा सा डंडा टाइप का भी रहता है वो, और साथ ही साथ वहाँ पे पेपर स्प्रे रहता है। अपने व्हील चेयर के पीछे वो हाथ डाल के रहती है, वहाँ एक छोटा सा बॉक्स रहता है, मतलब एक बोलते हैं ना पॉकेट टाइप का रहता है, वो निकालती है। वहाँ से वो एक हाथ में डंडा लेती है, हाथ में पेपर स्प्रे, तो पहले पेपर स्प्रे पूरा डाल देती है और फिर डंडे से एक दो पेपर स्प्रे मारने के बाद वो डंडा जो रहता है वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा यूज़ करती थी। और वो उससे वो उसकी लातों पे इतनी जम जम के मारती है। और फिर वहाँ से निकलते हुए कॉरिडोर से जब वो लड़के वो अपनी आँख में चिल्लाने लग जाते हैं कि अरे मुझे मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, फिर वो वहाँ से आगे जाती है लिफ्ट की तरफ, और वहाँ पे टर्न होते से ही अपनी व्हील चेयर को स्टाइलिश वे में टर्न करती है, जिसके ऊपर ईरा बैठी रहती है। और फिर उसे बोलती है हैंडीकैम एक डिसेबिलिटी नहीं है, अगर दिमाग हो तो ये सिर्फ मेरी एक एक्सेसरीज है व्हील चेयर जो मैं यूज़ कर रही हूँ। डिसेबल लोग भी बहुत सारी चीज़ों में काबिल होते हैं, वो अपनी प्रोटेक्शन खुद भी कर सकते हैं, उन्हें कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक डिजीज़ नहीं है, इट्स जस्ट अ जस्ट अ डिसेबिलिटी। और डिसेबिलिटी कभी भी कोई इंसान को कमज़ोर नहीं बनाती है, ठीक है? ये बात याद रखना। और मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुमने क्या सोचा कि मैं व्हील चेयर पे हूँ तो मैं डिसेबल हूँ तो मैं अपनी फ्रेंड को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती? फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, हाँ, और वो मेरे पास खूब है, उसके लिए तुम्हारी ये सारी हरकतों की भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे बोल के वो उसे हाथों में मिडिल फिंगर दिखाते हुए अंदर मतलब लिफ्ट के अंदर चली जाती है। और लिफ्ट के अंदर चलते हुए सीधे जाकर अपने रूम पर जाती है। जैसे ही वो रूम पर जाती है वो ईरा को लेकर जाती है, और ईरा जो होती है वो कहती है बेबी डांस करने में मज़ा आया था, तुम लड़कों को कितना मारा। और वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक रहती है। अद्विका जो होती है ईरा को वहाँ पर लेटाती है, और जो अद्विका होती है वो अपने आप को भी मतलब बेड के ऊपर डालने की बहुत कोशिश कर रही रहती है। पर ईरा नींद में हो भले, लेकिन उसे केयर या नशे में हो, उसे केयर करने की आदत थी अद्विका की। तो वो अपने बेड से उठती है और अद्विका को अपनी गोदी में लेती है, और मतलब गोदी से ऐसे उठाते उठाते दोनों बेड पे एक साथ गिर जाते हैं। तभी वो कहती है मैं तुम्हें उठा नहीं पा रही हूँ, मैं कितनी बेकार हूँ ना। तो वो कहती है नहीं नहीं इट्स ओके, होता है कभी कभार, मैं मैनेज कर लूँगी। तो कहती है रुको ज़रा, मैं करती हूँ। फिर वो उसके ऊपर चढ़ जाती है, और पता नहीं ईरा को क्या हो जाता है कि वो अद्विका के लिप पे किस करना स्टार्ट कर जाती है। दोनों बहुत पैशनेट तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। नशे का टाइम था, दोनों के हार्मोन्स अपना पीक पॉइंट पे थे, और ईरा इतनी ज़्यादा नशे में थी कि वो बहुत बहुत डीपली तरीके से उसे किस करे जा रही थी, उसके नेक पे किस कर रही थी, थोड़ा और नीचे झुक के उसके बूब्स को भी प्रेस करे जा रही थी। अद्विका ये देख रही थी, बस बार बार अद्विका कहती ईरा स्टॉप नाउ, सो जाओ प्लीज़ सो जाओ। पर ईरा मतलब ऐसे सोने वालों में से तो थी नहीं, वो और उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके लिप को किस करने लग जाती है, बाइट करने लग जाती है। थोड़ी देर में वो उसके जो ड्रेस रहती है उसे रिमूव कर देती है अद्विका की। अद्विका कुछ कर ही नहीं पाती है, और वो अपनी खुद की भी ड्रेस रिमूव करके ऐसे फेंक देती है मतलब फ्लोर पर। और दोनों वो चढ़ के उसके जो नेक होते हैं वो उस पर किस करे जारी रहती है, उसके जो ईयर्स रहते हैं वो उस पर बहुत पैशनेट तरीके से किस किए जारी रहती है। फिर वो थोड़ा सा नीचे आती है, और जो उसके बूब्स रहते हैं उसे दोनों हाथ से पकड़ पकड़ के प्रेस करते हुए उस पर भी किस करे जारी रहती, किस करे जाती। थोड़ा और नीचे आके वो अपना एक हाथ उसके लोअर पार्ट पे डाल देती है और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देती है। अतिका थोड़ी देर तक तो बस शांत रहती है, कुछ बोलती नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो
स्पीड अप कर रही थी, उसी तरीके से अद्विका की आंखों में भी नशा चल रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल ऊपर की तरफ हो रही थी और उसकी सिसकियां लेना स्टार्ट हो गई थी, आह आह करते हुए। जैसे जैसे वो सिसकियां लिए जा रही थी, उसकी सिसकियां उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव कर रही थी और एक्टिव करने के बाद वो थोड़ा सा टर्न होती है और ईरा को एकदम साइड में कर देती है और थोड़ा सा वो अपने आप को टर्न करके किस करने की उसे कोशिश कर रही रहती है। ईरा एकदम से अद्विका को अपने ऊपर ले लेती है और जैसे ही ऊपर लेने के बाद अद्विका भी उसे सेम तरीके से उसे किस करना स्टार्ट करती है। उसके नेक पे किस करती है, उसके बूब्स पे किस कर रही रहती है और उसके नेवल पे किस कर रही थी और अपने एक हाथ से उसके भी पार्ट जो लोअर पार्ट होता है उसको टच कर रही रहती है। यहाँ पर जो ईरा रहती है वो भी अपना एक हाथ अद्विका के लोअर पार्ट में डाल चुकी रहती है और वो दोनों इतने ही तेजी से ऐसे प्रोसेस करते हुए कर रहे रहते हैं। दोनों का स्पीड अप हाई रहता है। थोड़ी देर के बाद दोनों अपने हाई पीक पॉइंट पे रहते हैं और जब दोनों फाइनली सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो जो अद्विका होती है वो एकदम से साइड में होती है और वैसी लेट जाती है। थोड़ी देर में ईरा वहाँ से ब्लैंकेट और लेती है और अद्विका और वो दोनों ओढ़ के ऐसे ही सो जाते हैं। जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो अद्विका तो उठ जाती है, अद्विका उठती है पर उठकर भी वो कैसे कुछ कर पाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने पैरों की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में थी। तो उठती है, तभी वो ईरा थोड़ी देर में उठती है, बोलती मेरा ना सर फट रहा है, मैंने कल क्या किया था। तो तभी अद्विका कहती है तुम्हारा सर इसलिए फट रहा है क्योंकि तुमने कल ड्रिंक कर ली थी। तो कहती बट तुमने तो ड्रिंक अलाउ नहीं की थी। तो कहते वो एक लॉन्ग स्टोरी है, तुम एक काम करो यहाँ पर पानी लो और पानी में ये टैबलेट डाल के पी लो। ईरा ऐसी करती है, वो उठती है, वो पानी लेती है और पानी में वो टैबलेट डाल के पी लेती है। थोड़ी देर के बाद जब उसका रिलैक्स होता है तो उसे बोलती है कि ठंडे पानी से नहाना और जाती है वो और पूरे ठंडे पानी से जाकर नहा लेती है। फिर भी ईरा के आंखों में थोड़ा सा नशा रहता है क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम किया रहता है तो उसकी आंखों में नशा वगैरह ये सब चल रहा रहता है और उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है। थोड़ी सी देर के बाद वो उठती है और अद्विका भी जाके फ्रेश होती है। फिर उसे कहती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो वो कहती है कि तो फिर एकदम से ईरा एकदम से पूछती है अद्विका वो रात को तुमने इंजेक्शन लगाया था कि नहीं। तो या अद्विका बोलती है हाँ वो मैंने इंजेक्शन लगा लिया था, मुझे जब तुम बकेट में अपना पानी डाल मतलब पैर लेके स्वैप आउट कर रही थी तभी मैंने इंजेक्शन लगा लिया था क्योंकि मुझे उसके बाद पता था कि शायद मैं भूल ना जाऊं तो मैंने लगा लिया था। तो कहती थैंक गॉड मैं भूल गई थी तुम्हें बताने के लिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो कहती है नहीं मैंने लगा लिया था। तो अभी का क्या प्लान है। तो कहती है कि बस तुम्हारे वो जो ड्राइवर भैया उससे पूछो। तो कहते हैं हैदराबादी भाईजान। हीरा बोलती है तो कहती है कि हाँ पूछो उससे कहाँ लेके जाए। तो कहता है अपन रेडी हो जाते हैं। फिर ये लोग रेडी होते हैं, नीचे जाते हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं। आज ब्रेकफास्ट में ज़्यादा वैरायटीज़ रहती है तो वो साउथ इंडियन खाना भी रहता है, भटूरे भी रहते हैं और क्या बोलते सैंडविचेस भी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के खाने की वैरायटीज़ रहती है। तो वो सारे थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं। फाइनली वो जब खा पी के फ्री होते हैं नीचे जाते हैं कार में, तभी वहाँ पे हैदराबादी भाईजान बोलते हैं कि बोला मैडम कहाँ घूमना है। तो वो कहती है कि देखो आज का ही दिन है, कल तो मैं दिन भर हॉस्पिटल में एडमिट रहूंगी तो आज जितना घुमा सकते हो तो घुमाना। तो कहते हैं कि यहाँ पर ना कुतुब टोम करके है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको ना, जल्दी से जाके बस ऊपर ऊपर से देख कर आना है। तो वो कहती है कि ठीक है। उसके बाद तो फिर कहते हैं उसके बाद हम दूसरी जगह चलेंगे, आप पहले वहाँ चलो फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। वो कहती है ठीक है। थोड़ी देर के बाद ये लोग 11 बजे के अराउंड मतलब 10-11 बजे के अराउंड वो लोग तोब में पहुंच जाते हैं। कुतुब तोब होता है। तभी वहाँ पे ईरा कहती है ये क्या है, ये तो कुछ घूमने जैसी जगह भी नहीं लग रही है, ये बहुत अजीब नहीं है, इसमें क्या देखेंगे हम। अद्विका बोलती है, अद्विका को ईरा बोलती है, अद्विका बोलती है तुम्हें तोब नहीं पता क्या होता है तोब। तो कहती है क्या होता है। तो कहती है मकबरा पता है तुम्हें। तो कहती है नहीं। तो कहती है अच्छा जब कोई भी मतलब पहले के जो सुल्तान लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे, वो जब मर जाते थे तो
उनकी कब्र के ऊपर ये बनाया जाता था। तो ये टॉम्ब है जहाँ पर उनके ये देखो यहाँ पे 7 टॉम्ब है कि जो 7 टॉम्ब है ना, तो ये 7 राजा लोग थे उनके उस जमाने के, जो भी मुगल उस समय का जो साम्राज्य था उसका, अगर जो भी मतलब मुस्लिम जो इंसान मरता था उसका टॉम्ब बनाया जाता था उसकी याद में। उसके लिए एक बताया जाता था कि उससे महाराजा की टॉम्ब है, ये इस तरीके से होता है। मतलब ये मकबरा रहता है। जैसे कि कोई मर जाता है तो जैसे ताजमहल भी एक टाइप का टॉम्ब भी है, क्योंकि क्या बोलते हैं, हमारी मुमताज की कब्र के ऊपर बना हुआ है। तो ये भी इन लोगों की कब्र है और टॉम्ब बना है। तो ये बताया जाता था कि उस समय के राजा लोग जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हुआ करते थे, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जो लोग बहुत यूज़फुल लोग थे, उनकी टॉम्ब बनाई जाती थी। तो यही है। तो वो कहता है कि तभी वहाँ से हैदराबादी भाईजान बोलता है 7 टॉम्ब है ये, लेकिन एक इसमें से आधी बनी हुई है, क्योंकि इसका जो मतलब जो लास्ट वाला जो था ना बंदा, वो मरा कहीं और था, फिर यहाँ पर हुआ। क्योंकि जब भी राजा अपने खुद के लिए टॉम्ब बनवाया करते थे और जब वो मरते थे तो वो यही कहते थे कि हाँ मुझे यहीं पे दफनाया जाएगा। तो वो उनके इतिहास के लिए था। तो अद्रिका और ईरा वहाँ पर जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करते वो टॉम्ब वोम को, और उसके बाद बोलते हैं बस हो गया, बहुत बोरिंग है। ईरा बोलती है, तो वो कहती है ठीक है चलो अब कहीं और चलते हैं। तभी अद्रिका उसे पूछती है कि आप कहाँ ले जाओगे आप। तो वो कहते हैं कि ताज फलकनामा पैलेस, वो यहाँ का बहुत फेमस है। तो आप वो नहीं देखे तो फिर क्या देखे, आप हैदराबाद में आए तो वो कहते हैं ठीक है, बट उसका क्या प्रोसेस है। तो वो कहते हैं कि उसका ऑनलाइन प्रोसेस होता है मैडम, आप अभी ऑनलाइन बुक करो, अगर हो जाता है तो अपन वो देखते हैं, वरना फिर गोलकोंडा फोर्ट चलेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है। तो वो ताज नुमा जो तो ताज फलकनामा करके जो पैलेस रहता है वो ऑलरेडी उनको मतलब ऑनलाइन बुकिंग भी फटाक से मिल जाती है। तो वो जाते हैं। तभी वहाँ पर जो ईरा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है कि हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं फाइनली। तो वो फलकनामा पैलेस थोड़ा सा हिल्स पे रहता है, थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है, हाई पीक पे रहता है। तो वहाँ पर जब वो लोग जा रहे रहते हैं तो बहुत अच्छा व्यू बन रहा रहता है पूरे जगह से। मतलब ऐसे थोड़ा सा जिगजैग टाइप का जो रोड्स होते हैं वहाँ पर देख रहे रहते हैं। तो अद्रिका की नजरें एक मिनट भी ईरा से हटती ही नहीं है, क्योंकि वो ईरा को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि ईरा हर एक चीज़ को काफ़ी इंजॉय कर रही थी। एक पार्टनर के लिए उसके पार्टनर को खुश होता हुआ देखने से ज़्यादा खुशी कुछ नहीं मिलती है। और वही अद्रिका को भी लग रहा था। अद्रिका को ये लग रहा था कि यार मतलब ये इस ट्रिप में मेरे लेग सही हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, बट किसी के फेस पे इतना स्माइल और वो खुश है। बाद में थोड़ी देर में वहाँ पर जो ईरा रहती है उसके फ़ोन पर आरव का कॉल आ रहा रहता है, पर आरव का वो कॉल को इग्नोर कर देती है। तभी अतिका कहती है आरव का कॉल आ रहा है, तुम जरा कॉल तो पिकअप करो। तो कहती है नहीं मेरा मुंह नहीं है। तो वो कहती है तुम्हें उसने यहाँ तक भेजा है, रिस्पेक्ट हिम। एक बार फ़ोन पे बात करने से कुछ नहीं हो जाएगा। 3 दिन से देख रही हूँ जब भी कॉल आता है तुम इग्नोर करती हो, वो हस्बैंड है तुम्हारा, डोंट बिहेव लाइक दैट। और अद्रिका ये थोड़े से सख्त लहजे से कहती है। तभी ईरा चुपचाप अद्रिका की बात को सुनती है और कहती है। तभी आरव पूछता है कि कैसा है, एंजॉय कर रहे हो कि नहीं तुम लोग, अद्रिका के लेग्स का क्या है। वो सब चीज़ का जवाब देती है कि हाँ आरव हम इंजॉय कर रहे हैं, हम फलकनामा पैलेस जा रहे हैं और साथ ही साथ हम अद्रिका को कल एडमिट करेंगे, कल उसका ऑपरेशन है ये वो। तो वो उसको पूरी बातें बता रही रहती है। थोड़ी देर के बाद चलते चलते ये लोग ताज फलकनामा पैलेस जाते हैं। वहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ के फॉर्म्स रहते हैं, वो फिलअप करते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वहाँ पर उनको वहाँ की खुद की जो प्राइवेट गाड़ी रहती है वो मिलती है। अब जो हमारी अद्विका रहती है वो थोड़ा सा हैंडीकैप रहती है, तो उस हिसाब से उसके लिए वो दूसरी गाड़ी आती है और जो मीन्स आराम से उसमें वो बैठती है। फिर वो बैठने के बाद वहाँ से उतरती है और फिर वहाँ के जितने भी लोग हैं उसे बहुत अच्छे से बिठाते हैं। मतलब वहाँ का जो ड्राइवर रहता है कार का वो अच्छे से अद्विका को व्हील चेयर पे बिठाता है और ये लोग अंदर जाते हैं।
अंदर जैसे ही जाते हैं तभी वहाँ पर ईरा बोलती है, ये भी पैलेस है, पर ये किसका पैलेस है? तो वो कहती है कि ये भी तो निज़ाम का ही पैलेस है। तो वो कहती हैं, पर निज़ाम का पैलेस तो चाओ माओ पैलेस था ना, हमने वो देखते हुए आए। तभी ईरा कहती है कि तभी ईरा की तरफ अद्रिका देख के बोलती है कि वो लोग राजा महाराजा थे, तो एक पैलेस में क्या होता है, उनके इतने सारे पैलेस हैं, तो ऑफ कोर्स ये भी बहुत बड़ा पैलेस है। और देखो ना, अंदर तक जाने के लिए हमें कितने ट्रैवल करते हुए जाना पड़ा। तो कहती है, इसका नाम ताज फालुकनामा पैलेस क्यों रखा है? तो वो कहती है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, यहाँ पर चलो अंदर की तरफ। तो वो लोग अंदर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर वो सबसे पहले देखते हैं कि वो ताज नामुना पैलेस में इतना प्यारा जो इंटीरियर रहता है वो देखने लायक होता है। वो पुराना प्लस न्यू दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और वो बिल्कुल निज़ाम का खुद का जो चाओ माओ पैलेस से टोटली डिफरेंट था। वो एकदम नई तरीके की वाइब्स आपको दे रहा था, और एकदम रॉयल्स फैमिली वाली वाइब्स देता है। बहुत प्यारा रहता है उसका इंटीरियर्स। फिर वहाँ पे पूल टेबल्स वगैरह सब रहते हैं खेलने के लिए, ड्रेसिंग टेबल्स रहते हैं, वहाँ कॉफी सेट्स रहते हैं, और वो पूरा का पूरा पैलेस को बहुत अच्छे से घूमते हैं। और थोड़े टाइम के बाद वो लोग वहाँ जाते हैं, तो वहाँ टी स्टॉल्स भी रहते हैं वहाँ पर जाकर। तो ईरा बोलती है कि क्या हम यहाँ पे टी पियेंगे? तो वो कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा, अगर तुम्हें पीना है तो पी लेते। तो कहती नहीं, हम कुछ खा लेंगे। तो वहाँ से वो लोग टी स्टॉल में जाके टी तो नहीं पीते हैं, फिर वो नीचे जाते हैं। फिर वहाँ पर उनका खाने पीने का रहता है, तो वो वहाँ पर रेस्टोरेंट भी रहता है वहाँ पर, और वो रेस्टोरेंट करते हैं। और पूरा का पूरा इतना बड़ा रहता है, वहाँ की पेंटिंग्स वगैरह वो इतना आलीशान तरीक़ा से रहता है। वहाँ पर थोड़ी बहुत वो चुपके से फ़ोटोज़ खींचते हैं, क्योंकि फ़ोटोज़ खींचना प्रोहिबिटेड रहता है वहाँ पर फिर भी वो लोग चुपचाप खींचते हैं। और वहाँ से जब वो निकलते हैं, तो वहाँ पर वो पूछती है, इसका नाम ताज फलुकनामा पैलेस क्यों लिखा है? तो वो कहती है, इससे पहले एक यहाँ के राजा थे जिनका नाम मुझे याद नहीं है, तुम गूगल भी कर सकती हो, लेकिन मैंने जितना गूगल किया है, यहाँ पर एक राजा थे जो एक्चुअली यूरोपियन कंट्रीज़ में गए थे, और उन्होंने वहाँ का इंटीरियर इस तरीके का देखा था। वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे, तो उन्होंने हैदराबाद में आके यहाँ का इंटीरियर बनाया, और उन्होंने कुछ बैंक का लोन लिया था, और उनके बैंक का लोन उनके ऊपर था। फिर जब उन्होंने निज़ाम को यहाँ पर बुलाया, तो निज़ाम जब आए, जो निज़ाम यहाँ के सिक्स्थ निज़ाम थे, उन्होंने ये पूरा का पूरा पैलेस को देखा, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, और उन्होंने उसे सेम रेट पे ख़रीद लिया, जिसे सामने वाले राजा ने भी देने के लिए मना नहीं किया। और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इनके कॉन्फ्लिक्ट हुए, क्योंकि गवर्नमेंट्स के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए। तो अब सारे जो निज़ाम्स का जो है, वो लोग तो ऑलरेडी लंदन में शिफ्ट हो चुके हैं, तो उनका कुछ यहाँ पर लेना देना था नहीं, तो यहाँ पर वो आ नहीं रहे थे। और एक टाइप के बाद ये बहुत बुरे तरीके से, इतना खंडर तरीके से बन गया था। तो इसको गवर्नमेंट को सौंपने से अच्छा उन्होंने एक काम किया, उन्हें ताज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है ना, ताज ग्रुप को दे दिया। तो अब यहाँ की जितना भी मेंटेनेंस है वो ताज करता है, और ताज 50 ईयर्स की लीज पर है ये उनके ऊपर। तो आप ये जो यहाँ पर जो इतना एटिकेट्स और इतना ज़्यादा रॉयल तरीके का ये सब देख रहे हो, ये सब एक्चुअल में निज़ाम खुद नहीं कर रहा है। ये ताज के जो ग्रुप्स हैं, ताज ग्रुप्स की, ये उनकी कर्टसी है ये सब दिखाने का, और ये सब उनका ड्रेस कोड है यहाँ पे करने का। और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे जो हाई प्रोफाइल्स के लोग होते हैं वो आते हैं। तो वो कहती है, उन्होंने ये फलकनामा क्यों रखा? क्योंकि फलकनामा मीन्स होता है कि सबसे हाई पीक, तो मतलब फलक मीन्स होता है आसमान, और फलकनामा उन्होंने नाम इसलिए रखा क्योंकि ये बहुत हाई पीक पर इन्होंने बनाया है, और ये बेसिकली गेस्ट लोगों के लिए बनाया था, बट अभी हो गया। तो ये है इसकी हिस्ट्री। एंड बाय द वे माय डियर लव, अगर आप कहीं जाते हो तो उसके लिए आपको गूगल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप हिस्ट्री तो जान दो। तो वो कहती हैं, मुझे क्या ज़रूरत है, जब चलती फिरती मेरे पास हिस्ट्री खुद है यहाँ पर, तो मुझे किसी और की क्या ज़रूरत, बस। और ऐसे बोलकर जो अद्रिका को वो गले लगा लेती है और उसको चालती किसी देती है। फिर वो लोग वहाँ से जाकर बैठ जाते हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।